ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना ज़रूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में, यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। अब एक पासा चला है, नरेंद्र मोदी जी ने एक दांव खेला है। अब ये दांव कैसा होगा, इस समय की कसौटी पर आएगा। और यही बात आप लोगों की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम समय की सुई को पीछे ले जाना चाह रहे हैं। पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से ये मांग आएगी। संजय जी, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, ये मांग आएगी कि नरेंद्र मोदी आप वही करिए जो राजीव गांधी ने शाहबानों के मामले में किया था। आप वही करिए जो SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी को तत्काल रूप से नहीं करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसके खिलाफ भारत बंद हुआ और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को निर्णय को पलटा, तो वो कहेंगे जब 2 बार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटा जा चुका है भारत में, तो तीसरी बार भी पलट दो। संसद तो है ना आपके पास। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुंडेर पर कब तक बैठोगे? किसी के आंगन में तो कूदना पड़ेगा, चाहे इधर वाले कूदो चाहे उधर वाले कूदो। एक बात तो मानना होगा हमको कि सवर्ण सबसे अंत में उत्तेजक होता है। अब ये रास्ता चलेगा नहीं, ये मेरी सिक्स सेंस कहती है। अब कुर्ता तो फटेगा, चाहे इधर वाले खींचे चाहे उधर वाले खींचे। मैं देश के 5 बड़े ऐसे राजनेताओं को ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से कि उनके लाइव आने पर जो पहले सुनामी सी आती थी, अब वो रिमझिम बरसे सावन वाली स्थिति हो गई। क्या टप 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 पानी टपका। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज ऑनलाइन पहली बार अमिताभ अग्निहोत्री जी। धन्यवाद। अमिताभ अग्निहोत्री, स्वागत है। अब अमिताभ अग्निहोत्री जी भी यूट्यूबर हैं, तो मैं अब उनका फेलो यूट्यूबर के रूप में स्वागत कर रहा हूं आप सभी के सामने। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, आज 2 विषयों पर मुख्यतः बात करेंगे जी। और कोई साथ में जुड़े हुए विषय आ जाएंगे तो, और उसमें एक तो UGC के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो योगी जी के ऊपर प्रहार हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। जी। तो पहले जरा UGC के बारे में बात कर लेते हैं। तो UGC के जो ये नियम बने, ये साहब, ये आपका क्या इसमें अनुमान है कि यह अक्षमता है या ये अज्ञानता है या फिर ये जानबूझकर किया हुआ कृत्य है? आपने 3 बातें कही, अक्षमता, अज्ञानता या जानबूझ। इस सेटअप को जितना मैं जानता हूं उसमें मैं कहूंगा कि अज्ञानता भी नहीं है और गलती भी नहीं, अक्षमता भी नहीं है। सोच विचार कर, और वैसे भी संजय जी, इतना बड़ा विषय जो भारत के सामाजिक ढांचे को इतना नीचे तक सीधे छूता है, प्रभावित करता है। ये कोई ऐसा विषय थोड़ी ना था कि भूगोल में रामलाल जी की किताब लगानी है कि श्यामलाल जी की। ये विषय तो भारत के सामाजिक ताने बाने को सीधा छूता। ये विषय, इस पर गाइडलाइंस बिना सर्वोच्च स्तर की मंजूरी के आ ही नहीं सकते। इसलिए तो मैंने इसमें दिमाग ही नहीं लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं ना, UGC का सेक्रेटरी क्या बोल रहा है, देखो कौन भाई, वो लोग कर सकते हैं क्या? ये किसी कॉलेज को मान्यता देने का विषय था क्या ना, कि चलो दे दो, अध्यक्ष हो तो दे सकते हो, कोई नहीं, चलो बाद में देख लेंगे। नहीं भाई। और राजकाज को हम लोगों ने, मैंने करीब 40 वर्षों से देखा पत्रकार के नाते जी। दस्तखत तो उस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी करते हैं, लेकिन मजमून तो सर्वोच्च स्तर पर ही तय होता है। इसलिए मेरा मानना है ये एक सुचिंतित फैसला था सरकार का।
सरकार ने इसमें राजनीतिक संदर्भों में भी, सामाजिक संदर्भों में भी विचार किया होगा कि जब ये पब्लिक होंगे नियम, तो ऊंट किस करवट बैठेगा। और उन्होंने अपने कैलकुलेशन को ठोक बजा के देख के तभी ऐसा फैसला किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सरकार को ये अंदाजा नहीं होगा कि इसका रिपरकशन होगा। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं पूरी विनम्रता के साथ। इतनी बहुत सामान्य सा विषय, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग राजनीति में होते हैं उनको इतना अंदाज होता ही है भाई। जो 40-40, 50-50 वर्ष से सियासत में, वो नहीं जानते ये नियम जब आएंगे। और डिजिटल मीडिया है, इस वक्त संचार क्रांति का दौर है कि पूरे देश विश्व भर में बात पहुंचेगी तो हंगामा मचेगा। वो हंगामा एंटिसिपेटेड था, उसका भी नफा नुकसान जोड़ घटा के नियम बनाए, ऐसा मुझे लगता है संजय जी। तो ये आधी छोड़ पूरी को दावे वाली बात नहीं होगी कि साहब आधी छोड़ पूरी को दावे, आधी रहे न पूरी पावे। जो आपके साथ जो है वो कटिबद्ध रूप से बैठे हुए हैं इतने सालों से, जो और कुछ नहीं मांगते, कहते हैं कि हाँ भाई हमें थोड़ा बहुत राष्ट्रवाद और थोड़ा बहुत हिंदुत्व का चूरन दिए जाओ, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ वो जो रोज जो है वो नए नए डिमांड्स और नए नए उनको आपको देने पड़ते हैं, तब जाके वो आपके साथ रहते हैं। ट्रांजैक्शनल जिनके साथ रिलेशनशिप है उनको तो आप राजी करो, और जो पक्के बैठे हैं आपके साथ उनको लात मारो। है तुम कौन हो? संजय जी, एक बात कहूं, एक लोक जीवन से उदाहरण देता हूं, मेरे मन में आ गया, और आप जानते हो जो मेरे मन में आ जाता है वो बोलता जरूर। जी जी जी। जिसको आप ब्याह के घर लाते हैं, उसके नखरे उठाना बंद कर देते हैं। सामान्य बात कह रहा हूं, उसको किसी उसमें दूसरे संदर्भ मत लीजिए। क्या बोले, अब ये तो घर आई नहीं, अब ये कहां जाएंगी? ठीक, इनकी मांग में तो सिंदूर पड़ गया। बोले रेशमा का ख्याल करो, क्योंकि रेशमा अभी प्रेमिका है, वो आ भी सकती है, जा भी सकती है, दूसरे के पास साथ भी स्कूटर बैठ के जा सकती है। तो भाई साहब, गरम जलेबी रेशमा को खिलाई जाएंगी, ये कोई नई बात है क्या? जो खूंटे से बंधी गाय है उसके लिए तो फिर वही व्यवस्था है। खूंटा तोड़ के कहां जाएगी गाय? हाँ, लेकिन अब तो हिंदू कोड बिल आ गया है, तलाक का प्रावधान है। ये अच्छा है बुरा है, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं इस पर भी जजमेंटल नहीं हूं। लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि पिछड़ों के कंसोलिडेशन के बिना ना वो सरकार में आई है और ना सरकार में रह पाएगी। दोनों बातें सच है। अब अगर पिछड़ों का कंसोलिडेशन, वैसे मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं, वहां पिछड़ों की पहली पसंद अखिलेश यादव है, मान लीजिए। अब उनसे हमको 10% पिछड़े इधर खींचने हैं, तो उसके लिए कुछ तो जादू करना होगा। तो इससे बड़ा जादू क्या होगा? अब अखिलेश जी की पार्टी समझ रही है कि भाजपा ने पासा फेंका है, तो राम गोपाल जी मैदान में आ गए और वो कह रहे हैं कि अभी ये जितने ये सवर्ण कर रहे हैं ना धरना प्रदर्शन, बोले हम लोग उतर आएंगे ना पिछड़े तो भाग जाएंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। अब ये पालेबंदी हो गई, क्योंकि बीजेपी पिछड़ों की गोलबंदी तोड़ना चाहती है और उसमें से कुछ अंश अपने लिए करना चाहती है अपनी तरफ। वो लोग भी समझ रहे हैं कि इंटेंशन क्या है, इसलिए उनको एग्रेसिव होना पड़ रहा है राम गोपाल यादव को। तो मुझे लगता है कैलकुलेटेड मूव है। हाँ, सिर्फ अच्छी बात ये थी कि एक लाइन लिख दी जाती कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, संस्थान में भेदभाव स्वीकार नहीं होता, बात खत्म हो जाती। उसमें क्या हिंदू और क्या मुसलमान और क्या अगड़े और क्या पिछड़े, किसी की डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं थी। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट। लेकिन वैसा नहीं किया गया, ये तो अनर्थ था, ठीक बात है। लेकिन जब हम इसका पॉलिटिकली एनालिसिस करेंगे तो फिर पॉलिटिक्स तो सिद्धांतों से परे जाके होती है।
पॉलिटिक्स का सिद्धांतों से कोई बहुत लेना देना नहीं होता संजय जी। वो बिल्कुल विचित्र किस्म की चीज है राजनीति। इसलिए मुझे लगता है कि सवर्णों का विरोध और सवर्णों का आक्रोश, इसका एक तो सीधा अर्थ यह है कि इससे भाजपा को नुकसान होगा, ये सीधा अर्थ है। और इसका एक बाई प्रोडक्ट है संजय जी। बाई प्रोडक्ट ये है कि बीजेपी के पक्ष में पिछड़ों का कंसोलिडेशन कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा इससे। अब सवर्णों की नाराजगी कितनी है और पिछड़ों की आवक कितनी है भाजपा के आंगन में, इसकी तुलना करनी पड़ेगी। 10 सवर्ण नाराज है और 15 पिछड़े आ गए अतिरिक्त तो जय जय, और 10 सवर्ण नाराज है और 5 ही पिछड़े आए तो भाजपा के लिए संकट हो जाएगा। बड़ी मेरी छोटी बुद्धि में बात आई समझ। एक बात मैं कहूं मेरी तरफ से कि ये जो उत्तर प्रदेश में 2024 में जो झटका लगा उसका कई तरह से विश्लेषण किया गया जी। आपका भी अगला विश्लेषण है और मेरा विश्लेषण जो है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि पिछड़ों को कंसोलिडेट करने का प्रयास तो उसमें भी किया गया, कोई ऐसा कोई कमी तो नहीं छोड़ी गई, लेकिन एक कम्युनिटी जो थी वो रुष्ट हो गई थी और उसका प्रभाव हमें न केवल उत्तर प्रदेश सवर्ण कम्युनिटी, आप भी जानते हैं ठाकुर भाई लोग हमारे, उत्तर प्रदेश में देखा आपने, राजस्थान में देखा हमने जी, और साथ साथ हरियाणा में भी उसका प्रभाव आया जी। जो स्थिति मैंने राजस्थान में देखी थी वो तो बिल्कुल जो है वो ठाकुर भाई लोग जो थे वो इतने रोष में थे, मैं कहा भैया क्या हो गया ऐसा तुम्हारा साथ, ऐसा ऐसा क्या हो गया। तो बाकी सारी चीजें तो थी, फिर वो वीके सिंह जी का टिकट काट दिया उसको लेके और भी ज्यादा रोष बढ़ गया। फिर बाद में फिर योगी जी के लिए जो आप जानते हैं क्या हुआ उनके साथ कि साहब उनको हटाया जाएगा और मोदी जी जो है वो अमित शाह को बना देंगे, तो अमित शाह का बचाव कर लिया गया, योगी जी का नहीं किया। तो इस एक कम्युनिटी ने इनके वोट जो थे वो 44% से घटा के 37% पे लिया है। भाई कई बार व्यक्ति ये फैसला करता है कि घर में लड़के की शादी है तो उसको चुनना है कि मामा और फूफा बन नहीं रही तो मामा को बुलाएंगे फूफा को बुलाएं। वो नापतोल करता कि आप कौन ज्यादा लाभकारी है। अगर फूफा पक्ष में फैसला कर लेता है तो जान के करता है कि मामा नाराज और डबल नाराज हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक दूसरा मैं सोचता हूं कि कोई ये जो मौजूदा नेतृत्व है जो देश में सरकार चला रहा है और भाजपा चला रहा है, इस नेतृत्व के बौद्धिक उस पर तो कोई शक नहीं हो सकता। वो रणनीति के जानकार हैं और उसमें सिद्धस्त है रणनीति, ठीक। तो मैं ये तर्क एक क्षण को भी इनहेल नहीं करता कि ये धोखा हो गया ना, कतई धोखा नहीं। सोच समझ के बने नियम, उनको पता था कि इनका विरोध होगा और क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। वो प्रतिक्रिया तौल देखना चाहते हैं कि भाई ठीक है। अच्छा आप देख लीजिए, अभी तो कुछ बदला नहीं, अभी 19 मार्च आएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, कुछ तो कहना होगा। मुंडेर पर तो बैठ नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट में, या तो इधर गुड्डू के आंगन में कूदो या पप्पू के आंगन में कूदो, मुंडेर पर तो नहीं बैठे रहोगे। तो जब कूदोगे तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा, और कूदना तो पड़ेगा ही। या तो सवर्ण कहेंगे जिंदाबाद या पिछड़े कहेंगे जिंदाबाद। चाय और कोल्ड ड्रिंक एक ही गिलास में मिला के तो नहीं पेश कर सकते ना, ऐसा तो विज्ञान अभी डेवलप हुआ नहीं संजय जी कि अदरक की गर्म चाय और कोको कोला एक ही गिलास में मिला के दे दो और आदमी पी ले, ऐसा तो नहीं होगा ना। इतना बौरा तो कोई नहीं जो पिएगा ना। समझ उदाहरण दूं, इतना बौरा है। एक उदाहरण दूं आपको।
इनको चाय और कॉफी और चाय और कोल्ड ड्रिंक में से एक को चुनना होगा 19 मार्च में। जी जो हमारे संपर्क में लोग हैं, जैसे अभी जी बात कर रहे थे ना, आप ये देखें कि हमारे राकेश टिकैत भी कह रहे हैं, आपको बताया कि जाट तो पिछड़े वर्ग में आते हैं जी उत्तर प्रदेश में। अब किसी जाट, उत्तर प्रदेश के किसी जाट के विरुद्ध कोई भेदभाव कर लेगा, मुझे तो लगता है ये सपनों जैसी ही बात है। हाँ, ठीक बात है। या उत्तर राजस्थान में किसी जाट के साथ कोई ब्राह्मण बढ़िया जाए भेदभाव कर लेगा, नहीं कर सकते, ये भी सपनों जैसी बात। या किसी गुजर के साथ, या नहीं कर किसी सकते, यादव के साथ नहीं कर सकते नहीं कर सकते ना। अब आप ये देखें कि सीधे सीधे कल जो हियरिंग हुई, जिसमें जी मैं भी पक्षकार था, तो जो नियम बने, नियमों में ये आया कि साहब के कौन कौन से प्रोटेक्टेड कौन से हैं, SC ST OBC, माइनॉरिटी, डिसेबल्ड, विमेन। अब हमारे जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे, उनका नाम क्या था? पार्थ यादव। जी और हमारे आर्ग्यूइंग काउंसिल थे, उनका क्या नाम था? विष्णु शंकर जैन। और उसके अतिरिक्त बहुत सारे और लोग जो पीछे से सहायता कर रहे थे, उसमें भी एक पूरा वर्ग है जो SC ST में भी है, और वो मुखर हैं आपके इसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि साहब कि ये मुट्ठी भर जो ये वर्चस्ववादी लोग हैं, ये उनका किया धरा है, लेफ्टिस्ट के साथ इनकी साठगांठ है, इन्होंने करवाया है, और ये जो है ये इनकी मूर्खता है बीजेपी वालों की, कि जो ये सोच रहे हैं कि इससे जो है ये कुछ और कर लेंगे। ये जो राष्ट्रवादी जो हैं OBC, वो और इनसे अलग हो जाएंगे। तो वही वाली बात हुई कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। आपकी देखिए, मुझे लगता है कि 3-4 तरह के नैरेटिव हैं, 3-4 किस्म की थ्योरीज हैं। एक थ्योरी मेरी है, एक आपकी है, एक किसी की और की, एक भाजपा की भी होगी थ्योरी। जब उन्होंने इतना बड़ा प्रैक्टिकल किया है तो बिना थ्योरी के तो नहीं किया होगा, उनकी भी थ्योरी होगी। अब देखना ये होगा कि ऊंट बैठता किस करवट है, तब हम इस बात को निर्णायक तौर पर कह पाएंगे कि ये कदम बुद्धिमानीपूर्ण था, ये कदम बूमरैंग था, ये कदम भाजपा के लिए उसको नुकसान पहुंचाने वाला था। क्योंकि बिना उम्मीदों के भाजपा ने इतना बड़ा दांव नहीं चला। मेरा टेक बस इतना है, उम्मीदें क्या है उसके जहन में वो जाने, लेकिन बिना उम्मीदों के संजय जी भांग थोड़ी न खाई है उनने। धर्मेंद्र प्रधान को लोग कहते हैं कि साहब भांग खाया रहता है आधे टाइम। इसलिए मेरा मानना है कि उन्होंने सोच समझकर कदम उठाया है, इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देता किसी को इसमें। सुचिंतित कदम है, स्ट्रेटेजी के साथ उठाया गया कदम है। अब कई बार स्ट्रेटेजी, जैसे इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई तो एक रणनीति के तहत लगाई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि वो रणनीति क्या है, वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा। लगाई थी, समय ने सिद्ध किया कि वो गलत हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा थोड़ा था कि इंदिरा जी या कॉफी पीते पीते मन आया, बोले सिद्धार्थ शंकर को बुलाओ, बोले इमरजेंसी जाइए, ऐसा तो थोड़े ना था। नहीं नहीं, उसके लिए उन्होंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, दाएं बाएं देखा, और उनको लगा कि इमरजेंसी ही इस वक्त सर्वोत्तम उपाय है, तो लगा दी। बाद में उसका नतीजा खराब आया। इसलिए जब बड़े राजनेता और बड़े सेटअप, बड़े प्रतिष्ठान को फैसला करते हैं तो करते तो अपनी बुद्धि से पूरा सियाने बनकर है, लेकिन कई बार आपका प्रारब्ध आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो सारी अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 महीने पहले चुनाव करा लिया। लोगों ने कहा कि अटल जी यही समय है, सही समय है, 6 महीने इंतजार न करें, इस वक्त पॉपुलैरिटी पीक पर है।
पूरा इंडिया बिल्कुल। शाइन कर रहा है। उन्होंने कहा अच्छा पूरा इंडिया? बोले हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक शाइनिंग शाइनिंग हो रही है। बोले तुरंत हम भी शाइनिंग करेंगे। क्या हुआ? मनमोहन सिंह ने शपथ ले ली ना। बाद में जॉर्ज फर्नांडीज हमको मिले तो हमने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या कहूं, मैं तो इससे सहमत नहीं था। मैंने अटल जी से कहा था ये इंडिया शाइनिंग का नारा मत दो। तो बोले प्रमोद महाजन लाए थे, उन्होंने माने नहीं। तो मैंने उनको एक फिर लोक जीवन की बात बताई। मेरी दृष्टि तो लोक जीवन पर ठहरती है। मैंने उनसे कहा कि जॉर्ज साहब, गांव में जब आपने ये बताया कि भारत चमक रहा है और हैंडपंप में पानी नहीं, तो आदमी आपको मारेगा नहीं? स्वाभाविक है। सड़क बनी नहीं, पानी आया नहीं, स्कूल खुला नहीं, कारखाना लगा नहीं, और आपने बैनर लगा दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी जी की विशाल जनसभा, इंडिया शाइनिंग, लोगों का शाइनिंग। तो आपके खिलाफ गुस्सा दुगुनित हो गया और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े कद का नेता बाहर हो गया। जोर तोड़ से सही, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार तो बन गई। इसलिए ऐसा नहीं कि बुद्धिमान लोग गलती नहीं करते, लेकिन फिर भी बुद्धिमान निर्णय तो अपनी बुद्धि से लेते हैं जितनी उनके पास बुद्धि है। अब एक पासा चला है, नरेंद्र मोदी जी ने भी एक दांव खेला है। अब ये दांव कैसा होगा, इस समय की कसौटी पर आएगा। अच्छा देखिए, एक प्रसंग आता है कि सरदार पटेल ने कहा, शायद महाराष्ट्र के लिए कहा, मुंबई के लिए, कि वहां उस समय देश में बड़ा कोलाहल था और बहुत तरह के संघर्ष भी थे आजादी के तुरंत बाद। तो उन्होंने कहा कि वहां SC ST के लिए अलग हॉस्टल बनवा दें यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज। तो अंबेडकर जी ने जो उत्तर दिया, अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सरदार साहब, अगर आपने ऐसा किया तो मेरे पूरे जीवन की लड़ाई व्यर्थ हो जाएगी। हमने अलग रहने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हम साथ रहना चाहते हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ी। और यही बात आप लोगों की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम समय की सुई को पीछे ले जाना चाह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो जाति का जो दुराग्रह है, आग्रह नहीं दुराग्रह, वो डाइल्यूट हो रहा है, और आपने उसको फिर, ये स्थिति तो ऐसी बन जाती कि हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में पानीपत और प्लासी का मैदान बन जाता। ऐसा संघर्ष होता कि जो भारत के लिए, भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। मुझे अभी भी नहीं पता कि सरकार क्या करेगी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहां आपके बड़े मंच से, मेरी बात लिख लीजिए। 19 मार्च आते आते बात आपको सुनाई देने लगेगी। पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से ये मांग आएगी, संजय जी बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, ये मांग आएगी कि नरेंद्र मोदी, आप वही करिए जो राजीव गांधी ने शाहबानों के मामले में किया था। आप वही करिए जो SC ST एक्ट में गिरफ्तारी को तत्काल रूप से नहीं करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसके खिलाफ भारत बंद हुआ और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को निर्णय को पलटा, तो वो कहेंगे जब 2 बार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटा जा चुका है भारत में, तो तीसरी बार भी पलट दो। संसद तो है ना आपके पास। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुंडेर पर कब तक बैठोगे? किसी के आंगन में तो कूदना पड़ेगा, चाहे इधर वाले कूदो चाहे उधर वाले कूदो। अब गोल गोल नहीं चलेगा ना, गोल गोल का समय चला गया। आप डाइल्यूट करेंगे ना, आप डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में जाके वो बताना शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि मी लॉर्ड दिस डिट, यू नो, आई नो टाइप का है। लेकिन उस पर रामबख्श यादव भी तो सुन रहे होंगे अपने मोबाइल में कि क्या कार्रवाई चल रही है। तब वो ये मांग नहीं करेंगे। हमने तो शाहबानों का प्रसंग देखा राजीव गांधी के समय, क्या हुआ। राजीव गांधी पहले चरण में शाहबानों के पक्ष में थे,
पार्लियामेंट में पहले दिन जब डिबेट हुई तो सरकार ने शाहबानों के पक्ष में बात कही और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पक्ष में अपनी बात रखी। रात में कुछ मौलाना राजीव गांधी से मिले, उनने राजीव गांधी की चूड़ी टाइट की, कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है और हम सरकार गिरा देंगे और दिश कर देंगे और डेट कर देंगे, कत्लोगारत हो जाएगी मुल्क में। राजीव गांधी जी पीछे कदम खींच लिए। उसी के चलते फिर ये आरिफ मोहम्मद खान इस्तीफा इनको देना पड़ा, क्योंकि इनने कहा मैं तो आगे निकल गया, पीछे नहीं आ सकता। वैसे ही हरिजन एक्ट में हो चुका है, इसी देश नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ था हरिजन एक्ट में। आपको स्मरण होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, यही कहा था कि SC/ST एक्ट के तहत किसी पर शिकायत दर्ज हो तो इसका मतलब गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, जांच हो फिर गिरफ्तारी जरूरी हो तो हो। उसके खिलाफ देश में भारत बंद हुआ और भारत बंद का परिणाम हुआ कि ऑल पार्टी एकता हो गई। पार्लियामेंट में तत्काल प्रभाव से बिल आया और कह दिया ना तुरंत गिरफ्तारी होगी। हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये दोनों उदाहरण हुए हैं कि नहीं हुए देश में? उसका परिणाम क्या हुआ था? नहीं ठीक है, उसका परिणाम यह हुआ था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों आप चुनाव हारे और तीनों चुनाव हारने के बाद फिर सर खुजलाया, क्या करें। उधर गुजरात में वो अमानत आंदोलन और चल पड़ा, तो जब सर खुजलाया तो पता चला कि भाई सवर्णों के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो EWS लाए फटाफट भाई, EWS हम तो सवर्णों के ही हैं, हम कब दूर हुए। और जिसका कि अभी निशिकांत दुबे जी जिक्र कर रहे थे बार बार, पता नहीं उनको किसने कहा था बीच में कूदने के लिए। ये नहीं, देखिए मुझे लगता है कि EBS से कितना क्या असर पड़ा मुझे, और एक बात तो मानना होगा हमको कि सवर्ण सबसे अंत में उत्तेजक होता है, सच्ची बात है। दूसरे जो और समाज के घटक वो तो तुरंत उत्तेजक हो जाते हैं। भाई आप किसी मुसलमान से ये कहो कि भाई तुम्हारे यहाँ जात होती है, वो कहेगा नहीं होती संजय जी। बोले पक्का? बोले पक्का। बोले फिर तुम OBC में सर्टिफिकेट क्यों बनवा रहे हो, उसमें जात लिखी जाती है, वो भी मोटे अक्षरों में, तो लड़ने को तैयार हो जाएगा ना। वैसे ही सवर्णों के पास धैर्य और संयम लंबे अरसे से है। क्या हो समाज में भी देखिए, पंडित प्रणाम, इतने से पंडित जी खुश हैं, क्या साइकिल टूटी है लेकिन फिर भी खुश हैं, बोलो प्रणाम तो कर रहा है कम से कम। ये धैर्य बाकियों के पास नहीं। अब देखना ये होगा कि इस परिस्थिति के बाद, मैंने कल कहा था ये आधी जीत हुई सुप्रीम कोर्ट में, आधी अभी बाकी है। मूल विषय आकर यहां पर टिकेगा कि सरकार क्या रुख लेती है। सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर संजय जी बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी एक साइड में खड़े होना, संभव ही नहीं। तो वही करेगी ना जो कल किया, चुप रह गए। नहीं, अब चुप भी नहीं रह सकते, अब चुप भी नहीं रह सकते। अब तो सुप्रीम कोर्ट गार्गल करा के कहेगा बोलो गुनगुने पानी में नमक डाल दिया, गला साफ करो, बोलना तो पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बताते हैं आपको एक किस्सा जी, और वो है कि हमारे अश्विनी उपाध्याय जी की एक पिटीशन चल रही है। हम लोग उसमें पिटिशनर तो नहीं बने, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं उसको। वो पिटीशन है कि भाई माइनॉरिटीज को डिफाइन करो, और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में जो आपने माइनॉरिटी की बिना परिभाषा दिए माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, पहले तो माइनॉरिटी को डिफाइन करो। डिफाइन करने के साथ साथ आप जिन स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी में है, उसमें आप बाकियों को कैसे माइनॉरिटी के आप दे रहे हो, जैसे मुसलमान जहां मेजॉरिटी में है वो कैसे माइनॉरिटी बेनिफिट उठा रहा है, तो ये आप इसको तय करो। लंबे समय चलता रहा, तो कोर्ट ने लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दी, फिर लास्ट अपॉर्चुनिटी के एक बार और लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दी और बहुत तगड़े से बोला कि अगर नहीं आए अगली बार तुम्हारा एफिडेविट 4 साल हो गए तो भाई हम तय कर देंगे बिना तुम्हारे एफिडेविट के। जी, साहब एफिडेविट फाइल हो गया। एफिडेविट में लिखा
कि साहब की एंट्री 28 कॉन्करेंट लिस्ट के अनुसार यह विषय जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी तय कर सकती है स्टेट के लिए। वो जैसे ही एफिडेविट फाइल हुआ, उधर से हेमंत बिश्व शर्मा तो जैसे उसकी बात जो हो रहे थे, उन्होंने तुरंत बोला कि मैं अब इसमें कानून बनाऊंगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटी तय करूंगा। अगले दिन उन्होंने अपना एफिडेविट विड्रॉ कर लिया। अभूतपूर्व घटना है ये। एफिडेविट विड्रॉ कर लिया और कहा कि इसको हम दोबारा देंगे, और उस चीज को 3 साल हो गए। ये भी एक रास्ता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये रास्ता चलेगा नहीं, ये मेरी सिक्स सेंस कहती है। अब कुर्ता तो फटेगा, चाहे इधर वाले खींचे चाहे उधर वाले खींचे। अब कुर्ता साबुत बचे, संभावना खत्म हो गई, क्योंकि इसमें केवल कचहरी नहीं है, इसमें सड़क भी शामिल है ना संजय जी। सड़क से ही मसला कचहरी गया। जो मसले कचहरी में रहते हैं उनमें ज्यादा जनता जान भी नहीं पाती, चलते रहते हैं। मुंडे मुंडे मतलब भिन्ना अंग्रेजी में डिबेट होती रहती है। ननकू का क्या पता क्या चल रहा है, कौन एफिडेविट दायर कर रहा, कौन। ये तो सड़क में आ गया मसला। अब दोनों की रुचि है कि देखें क्या होता है। तो अब फूफा और मामा दोनों को माला नहीं पहना पाओगे, या तो फूफा को चुन लो या मामा को। चुनने दीजिए उनको, फिर हम लोग प्रतिक्रिया दें, पहले वो चुने तो। चलिए, कई लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी का शाहबानो मोमेंट है। शाहबानो मोमेंट में राजीव गांधी तो बेचारे चित्त हो गए थे। अब आप देखिए मोदी जी इसको कैसे संभालते हैं, वो देखने वाली बात है। एक बार मैंने कांग्रेस के एक बहुत बुजुर्ग नेता से पूछा, वो गांधी परिवार की बहुत विश्वस्त रही, उनकी पीढ़ियां गांधी परिवार की बहुत विश्वस्त रही, पंडित जी के समय से रिश्ता रहा उस परिवार का कांग्रेस से। मैंने उनसे पूछा कि राजीव जी को सलाह किसने दी थी, तो खैर यार नाम नहीं लूंगा, लोगों के वो ठीक नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, राजीव जी को ये समझाया गया कि हम आपको ऐसा फार्मूला दे रहे हैं जिससे कांग्रेस 500 साल तक सरकार में रहेगी। कितने? 500 साल तक। तो उनने कहा तुरंत कॉफी लाओ सबके लिए, है बताओ ऐसे फार्मूले की तो खोज में थे हम, कितना देर कर दी तुमने। बोले भाई एक काम करो राजीव जी, है शाहबानो वाला मसला पलट दो, है और अयोध्या में ताला खुलवा दो। इस जेब में हिंदू और उस जेब में मुसलमान, राम भजो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राजीव गांधी को समझ आ गया। बताइए, नेहरू जी के वंश का व्यक्ति, और उसको ही समझ आ गया है। बोले ओ माय गॉड, कितनी अच्छी बात आ गई समझ में। क्या? बोले दोनों करा दो। दोनों में डूब गए। शाहबानो वालों को मजा इसलिए नहीं आया, बोले हमें तो रसगुल्ला खिलाया लेकिन उनको भी तो बर्फी दी। वो इससे दुखी हो गए कि ताला क्यों खोला। और हिंदुओं ने कहा ताला खोला ठीक है, लेकिन वो शाहबानो वाला मामला भी तो है। तो पता लगा दूसरे के दुख से दुखी होकर दोनों लोग आपसे दुखी हो गए, और कांग्रेस के 500 वर्ष शासन करने का सपना टूट गया। कई बार ऐसा भी होता है, तो क्या करिए भाई। हाँ देखो ना, आपने ईवीएस दिया, ईवीएस का कहीं इको सुनाई दिया? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। मैं देश भर घूमता हूं, देश भर जाता हूं, और जहाज ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस, हाँ ईडब्ल्यूएस जो भी है, कहीं आपको दिखाई दिया? नहीं ना, कहीं उसका इम्पैक्ट मुझे तो नहीं। आप तो मुझे ये बताएं, निशिकांत जी बीच में कूदे और इन्होंने ईडब्ल्यूएस को बार बार याद दिलाया, तो उनके जो मैक्सिमम कमेंट्स है वो लोगों के ये थे कि इसको वापस रख लो तुम अपने। उसका कोई अर्थ है क्या बताओ? मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो इस आरक्षण के चलते हम भाजपा के पक्ष में खड़े हो गए। अब तक तो मिला नहीं। इसका मतलब ये एक नॉन फंक्शनल वो ऐसा उस टाइप का है। इसमें ठंडा ठंडा है, ले आए तो भी ठीक, नहीं लाते तो भी ठीक। ये मूल रूप से ये वर्ग संघर्ष की जो स्थिति पैदा करने की कोशिश हुई ना संजय जी, उसने सरकार को भी फंसा दिया। ये लिख लीजिए, ये अब लीगल इशू नहीं रहा कि
सुप्रीम कोर्ट जान छुड़ा सकता है, राजनीति जान कैसे छुड़ा लेगी? अखिलेश यादव को स्टैंड लेना होगा, मायावती को लेना होगा, स्टालिन को लेना होगा, नितिन नवीन को, इन्हें भाजपा को लेना होगा। आज चुप हो सकते हो, 19 मार्च अनंत काल तक तो नहीं चल सकती ना, 19 मार्च तो आएगी। अच्छा हम करें एक और तारीख मिल गई, फिर भी ये समाज मतलब हिंदू समाज के सबसे बड़े हिस्से का से जुड़ा मसला है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मुंडेर पर कोई नहीं खड़ा रहेगा, या तो इधर कूदो या उधर कूदो। देश देखेगा कौन किधर कूद रहा है। मुंडेर पर नहीं खड़े रहे। एक चीज और देखने को मिली इसमें कि ये जितने भी बेचारे, जैसे आपने देखे कि ट्विटर पे, मुझे तो नहीं पता आप कितना रहते हैं, मैं तो काफी रहता हूँ ट्विटर के ऊपर जी। तो जो ट्विटर पे ये लोग कह सकते हैं कि साहब की सोशल मीडिया जो है वो, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई पाबंदी तो है नहीं। यदि संख्या बल की लें तो भाई ओबीसी तो और बहुत ज्यादा होने चाहिए, और ऐसा है भी नहीं कि साहब कि उनके पास साधन नहीं है या कि उनके पास ज्ञान नहीं है। आजकल मोबाइल सबके पास है, सबके पास है। तो साहब जिसके पास खटिया भी नहीं है उसके पास भी मोबाइल है। बिना मोबाइल कौन मिल रहा? कोई नहीं। तो वो जो ट्विटर पे जो चला, और उसकी जो है वो, पहले तो मुझे ऐसा दिखा, जो बीजेपी की स्थिति बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की, तो कोई 2-3 दिन तो वो देखते रहे कि ऐसा ही है, टेम्परेरी उलट जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि उनकी किसी आरएसएस बीजेपी वाले से बात हुई, या बीजेपी वालों से बात हुई, तो अरे यार क्या बात करते हो, ये 2 टके के यूट्यूबर, इनके कहने से कोई 4 लोग सड़क पे आते हैं क्या? फिर वो लगा पता नहीं कि साहब की वो तो वहां पे बिल्कुल तूफान सा आ गया ट्विटर पे। अच्छा दूसरी तरफ से कोई प्रतिकार नहीं हो रहा, हाँ कि भाई कोई बीसी या वो एक कंचना यादव टाइप की छोड़ के, जिनकी कोई किसी तरह की वो जितना बोलती है उतना फायदा होता है दूसरों को, उनको छोड़ के कहीं कुछ कोई ध्वनि नहीं, एक तरफा मामला बिल्कुल। फिर कुछ लोग जो हैं उनकी तरफ से बीच बचाव में आए, और इतनी बुरी तरह से उनकी पिटाई हुई है सोशल मीडिया पे कि बेचारे अभी तक अपने घाव सहला रहे हैं। निशिकांत दुबे जी आए, वो कोई हफ्ते भर बाद आए, फिर निशिकांत दुबे जी की यह हालत हो गई कि उनके जितने भी ट्वीट आते थे सब पे कम्युनिटी चेक लग जाता था। तो ये जो इनके सोशल मीडिया की जो हाल हुआ इनका, वो अभूतपूर्व है। देखिए संजय जी, मुझे लगता है यहाँ पे अक्षमता, तो यहाँ पे तो अक्षमता कहेंगे ना। सोशल मीडिया का जो सारा मैनेजमेंट वाला पक्ष है ना, वो एक सीमा तक काम करता है, उसके बाद तो जन इच्छा ही दिखती है उसमें, ये जाने। मैनेजमेंट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप गुणा भाग कर सकते हो, ये और ट्रोल फ्रोल टाइप का जो भी बवाल है, लेकिन अभी भी आज के दौर में जनिक्षा को समझने के लिए मैं मानता हूं सबसे बड़ा और प्रामाणिक आईना है सोशल मीडिया। उस पर सबको आजादी है अपनी बात कहने की, तो हम एक वहां से इंप्रेशन लेते हैं कि देश या समाज क्या सोच रहा है। एक दूसरा, किसी को गलतफहमी हो लेकिन मुझे नहीं, दुनिया के तमाम देशों में जो बड़े आंदोलन हुए पिछले 5 वर्षों में, वो सब इसी सोशल मीडिया के गर्व से पैदा हुए। सारे आंदोलन देख लीजिए, मैं नामों में जाना नहीं चाहता, उससे फिर संदर्भ दूसरा हो जाएगा। देख लीजिए, हमारे पड़ोस में भी देख लीजिए और बाहर भी देख लीजिए। इसलिए जो ऐसा कहते हैं कि ये यूट्यूबर हैं और क्या बता रहे, 2 कौड़ी के या 4 कौड़ी 2 टके के, 2 टके के चक्कर में ना पड़ो दादा। आज की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जान लीजिए और मान लीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि संजय दीक्षित जी एक बड़ा संस्थान चलाते हैं। पहले संजय दीक्षित जी जब आते थे, मान लीजिए लाइव, ये आपका नाम ले रहा हूं, आप नहीं है, पहले संजय जी आते थे लाइव में तो पता लगता था कि कॉन्करेंट लाइव व्यूवर्स 2000 आते थे, 3000 आते थे, अब आ रहे हैं 200। तो भाई संजय दीक्षित के पास पैसे की समस्या तो है नहीं है?
अगर वो अपने पक्ष में मैनेजमेंट कर रहे होते इसमें सोशल मीडिया में, तो अब भी कर रहे होते। फिर ये 300 कैसे रह गए? मैं बड़े बड़े लोगों से पूछ चुका हूं, आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा? बड़े बड़े लोगों से मैं पूछ चुका हूं कि वक्त दीवार पर जो लिख रहा है उसको पढ़िए, तंद्रा में मत रहिए। आप लाइव आते थे तो 15,000 17,000 से लाइव शुरू होता था आपका, अब 1200 और 1400 पे आ गया है, हैं? और टीम उससे बड़ी हो गई आपको पुश करने वाली। इसका मतलब जन स्वीकृति में कमी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना सबको होगा, अमिताभ अग्निहोत्री को भी, संजय भाई को भी, और राजनेताओं को भी। अच्छा, हम अपना मुगालता पाल के चल भी सकते हैं, जिनको चुनाव लड़ना मुगालता पाल कहां जाओगे? हमको तो चुनाव लड़ना नहीं, हम अपने घर में मुगालते में बने रहेंगे। लेकिन आपको तो मैदान में उतरना, इम्तिहान में उतरना बाबा भाई। मैं देश के 5 बड़े ऐसे राजनेताओं को ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से कि उनके लाइव आने पर जो पहले सुनामी सी आती थी, अब वो रिमझिम बरसे सावन वाली स्थिति हो गई। क्या? टप 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 पानी टपका। इसका मतलब आपके पास 500 लोग सोशल मीडिया में टीम में तब भी थे, आज भी हैं, फिर ये गिरावट कैसे आई? इसका मतलब देश का मानस स्थिर नहीं रहता कभी, ये बदलता है, और इस बदलाव को समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और जो नहीं करेंगे, कांग्रेस के बारे में शरद पवार जी ने कहा था कि कांग्रेस का घर मकान दुकान सब बिक गया, लेकिन उसने अपने को पुराने जमींदार की ठसक से बाहर नहीं लाई। ठीक, नहीं लाई तो उसका नुकसान हुआ। हिंदी फिल्म का ठाकुर है वो लोग। हाँ, हिंदी फिल्म के ठाकुर के पजामा फटा है लेकिन छड़ी लेके चल रहे हैं, और चूना हाथ में और पान की गिलोरी मुंह में, मूंछों पर ऐसे नहीं चला। आपको सतत जनता के संपर्क में रहना होगा और उस थर्मामीटर पर निगाह रखनी होगी जो फ्लक्चुएट करता है हर वक्त पारे की तरह। इसलिए जिनको भी ऐसी गलतफहमी है, सोशल मीडिया पर हो सकता है हम ना चले, हो सकता है संजय जी ना चले, एक्स ना, लेकिन सोशल मीडिया चलेगी, ये जान लीजिए। ये इस वक्त का सबसे बड़ा हथियार है। इसमें दंड फंद भी होता है, मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं तमाम दंड फंदों के बाद भी, जोड़ घटाना प्रबंधन के बाद भी, सोशल मीडिया से आपको एक रियलिस्टिक फेस दिखता है कि अभी स्थिति क्या है, कॉमन पब्लिक क्या सोच रही है, सामान्य पब्लिक, ऐसा मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक और मैन्युफैक्चर्ड में अंतर दिख जाता है, बिल्कुल दिखता है जी। अच्छा, दूसरे विषय पे चलते हैं। आज एक विमर्श ये चल रहा है जी कि ये जो सारा यूजीसी वाला कार्यक्रम था, और एक वो भाई, उनको हम शंकराचार्य तो क्या कहें, अविमुक्तेश्वरानंद जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेके जो सारा कार्यक्रम किया, वो जानबूझकर योगी जी को इसका चुनाव हराने की साजिश थी। संजय जी, इसमें मेरी राय थोड़ी अलग है। क्या? जब साजिशें इतनी हो जाएं कि हर तीसरे दिन नई साजिश हो, तो साजिशें भी बेमानी हो जाती। अब मैं उस विषय में दिमाग नहीं लगा, क्या मान के चलता हूं। अच्छा, हम मान गए तो वो भी मान के चलते होंगे, उनको भी समझ है नहीं। भाई, हमने मान लिया कि संजय जी हमारे लिए मुसीबत पैदा करेंगे, तो खबर क्या इसमें? मान लीजिए हम ऐसा भी मान लें, तो खबर तो बची नहीं। जब मुझे नहीं पता था कि संजय जी मुसीबत पैदा करेंगे, तब खबर थी, अब तो खबर नहीं। एक दूसरा विषय में कहूंगा कि मेरा अपना अनुभव कहता है, एक वक्त ऐसा आता है जब व्यक्ति उस ऑर्बिट में चला जाता है जहां से उसके विरोधी या उसका अहित चाहने वाले उसका बहुत नुकसान नहीं कर पाते, और वो ऑर्बिट है पब्लिक सपोर्ट। मतलब ये ठीक है कि प्रयास होंगे, लेकिन जैसे अविमुक्तेश्वरानंद जी वाला प्रसंग है,
उसमें एक बात ये भी महत्वपूर्ण है, लोग समझ रहे हैं कि पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज जो इतनी, जिनकी अवस्था इतनी हो गई कि उनको पकड़ के चलना पड़ता है लोगों को, जी लोग हाँ। उनको वैसा करते हैं और व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, वो भी पालकी में नहीं गए नहाने, व्हील चेयर पे गए। तो लोग ये भी देख रहे हैं ना कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज तो जवान जवान है, स्वस्थ है, वो तो 10-5 किलोमीटर चल सकते हैं। तो अरे क्यों महाराज, संत हृदय नवनीत समाना, अड़ना ही संत नहीं हृदय चाहिए था, नवनीत समाना, बिल्कुल सही। अड़ना ही नहीं चाहिए था। और फिर दिक्कत वहां पर पैदा होती है जब आप अपने मूल विषय से हटके बोलने ये लगो कि योगी आदित्यनाथ औरंगजेब है। ये बात तो कोई नहीं मानेगा, उनके विरोधी भी नहीं मानेंगे, हैं? ये तो मानेंगे कि औरंगजेब को के विरुद्ध सबसे बड़ा सशक्त प्रतीक आज के समय में योगी आदित्यनाथ है, औरंगजेब की जो लीगेसी है उसके विरुद्ध। ठीक, ये तो कोई नहीं मानेगा, जो भांग भी खाया होगा वो भी नहीं मानेगा। तो अब फिर शंकराचार्य के कंठ से ऐसी बात तो नहीं आनी चाहिए आपके लिए, तो ये ऐसी भाषा शोभायमान नहीं। मुझे लगता है कि अब फिर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े नौकरशाह उनके पास गए, उनके प्रतिनिधि से बात हुई, खेद जताया गया, महाराज फिर भी नहीं माने। उन्हें कहना लिखित में माफी दो और मांगो, बोल माफी हम लिखित में जारी करेंगे पब्लिक में। यानी आपको क्षमा करने से पहले ये जरूरी लगा कि माफी मैं पब्लिक करूं, अपने फेसबुक पे डालूं। मुझे लगता है शंकराचार्य जी को ऐसा करने से बचना चाहिए था। और दूसरी बात मुझे जहां तक लगता है कि इस ऐसा नैरेटिव चला कि योगी जी को परेशान करने के लिए दिस दैट, मुझे नहीं लगता कि इस, हो सकता है कुछ इनके मन में ऐसा रहा हो, लेकिन उससे जमीन पर कहीं कोई हलचल हुई हो ना। यूजीसी का विषय राज्य का विषय नहीं, वो केंद्र का विषय है, उसमें क्या उड़ीसा और क्या उत्तर प्रदेश, किसी का कोई योगदान नहीं। आप योगी जी की फोटो लगा देंगे तो वो घंटी योगी जी के गले में थोड़ी बच जाएगी। वो विषय केंद्र का है तो केंद्र से ही उस पर चर्चा होगी। भाई ये तो सब आदमी जानते हैं कि इनका लेना देना नहीं। ये यूजीसी का मतलब एक एपेक्स बॉडी जो पूरे देश में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करती है, बात खत्म हो गई। वो योगी जी के गले में कैसे, वो उनके नाम का बिल कैसे फट जाएगा? इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी है तो कोई तथ्य तो निकले, ऐसा नहीं लगता जी। तो फिर ये हमारे शंकराचार्य जी, शंकराचार्य पदवी तो स्थगित कर रखी है, हाई कोर्ट ने स्थगित कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टेटस को दे रखा है जी। तो ये क्या करने गए थे वहां पे, क्या करने गए थे? और बिना नहाए वापस चले आए? 7 दिन पता नहीं नहाए नहीं नहाए, 7 दिन 9 दिन एक अब अगर 7 दिन 9 दिन संत नहीं नहाए तो बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है। एक बार मैं इनके अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो गुरु जी थे स्वरूपानंद जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज, हाँ, स्वरूपानंद जी महाराज से मैं मिला, कोई विषय था, तो जब वो विषय हो गया पत्रकार वाला काम, तो मैंने उनसे कहा महाराज एक निवेदन है। बोले बोलो। हमारे प्रति उनका बड़ा वो था स्नेह। तो मैंने कहा कि कश्मीर में उस वक्त बड़ी अशांति थी और अयोध्या में भी हलचल चल रही थी। तो मैंने कहा कि महाराज आपके चरण कमल हैं कश्मीर में पड़ने चाहिए, वहां दैहिक दैविक भौतिक ताप मिटने चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप 6 महीने कश्मीर में रहो। वो नाराज हो गए, बोले बताओ ऐसी बात बता रहे, हमारी जान संकट में डालोगे। ये समय है जब जगत गुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर पीठ और इस तरह के जितने भी हमारे धार्मिक आचार्य ना संजय जी, इनको चांदी के छत्र, पालकी और रथ और घोड़ा छोड़कर गरीब की झोपड़ी की ओर चलना चाहिए। इनको दहेज के विरुद्ध समाज को जागृत करना चाहिए।
इनको नशा के विरुद्ध समाज को जागृत करना चाहिए। पुजवा लिया अपने को, कितना पुजवाएंगे भाई? ये चांदी का छत्र सोने का सिंहासन क्यों? वलकल तन पे धारे बांधे जटा जूट रघुवीर। भारत में तो ये परंपरा रही कि भगवान राम भी वलकल तन पर धारे। ऐसा क्यों हो गया? पालकी में चलेंगे, रथ में चलेंगे, ये राजाओं के लिए छोड़िए महाराज। आपके चरण कमल गरीब की झोपड़ी में पड़ने चाहिए, आपके चरण कमल विपन्न के यहां पड़ने चाहिए। जो ऐसी कुरीतियां हैं जिनको सरकार दूर नहीं कर सकती, कानून बना सकती सरकार, लेकिन हम कानून को डिफाई कर देंगे तो ठीक है, हम तोड़ सकते हैं कानून, सजा अगर हम भुगतने को तैयार है। लेकिन लोक का अंकुश वो धर्माचार्यों से आता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने इस विषय को कहा भी था कि जब यूजीसी का प्रसंग आया, भारत में एक नक्षत्र है, एक नक्षत्र मंडल है, पूरा एक श्रृंखला है धर्माचार्यों की, और ऐसे ऐसे धर्माचार्य संजय जी जिनके पास 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ शिष्य हैं और जिनके पास अक्षय वैभव है, अक्षय वैभव, अपने अपने जहाजों से चल रहे हैं, इतना बड़ा साम्राज्य। मैं उनसे अपेक्षा कर रहा था कि समाज को तोड़ने वाले इस नियम पर वो बोले, आगे आए, नेतृत्व करें, नहीं आए। आप किस पर अटके हो? बोले हम नहाएंगे तो पालकी से नहाएंगे, नहीं तो नहीं नहाएंगे। हम कह रहे यूजीसी की सुनो महाराज, वो कह रहे ना नहाने के पहले सुनो। एक आए बागेश्वर महाराज जी, उनको तो वो कहते हैं कि ये तो कथावाचक है, इसकी क्या? बागेश्वर बाबा ने कम से कम बात तो कही, थोड़ा उसमें शहद लगा के कहा, लेकिन कहा तो। मैं तो चाहता था कि धर्माचार्यों को बिना शहद कोटिंग के, नीम वाले कोटिंग के साथ अपनी बात कहनी चाहिए थी यूजीसी में कि हिंदू एकता को तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। जिस देश में 80% आबादी आपस में विभाजित हो जाए, वो देश तो अपने में कमजोर हो जाएगा, अपने आप कमजोर हो जाएगा। हिंदू एकता सिर्फ हिंदुओं के लिए जरूरी नहीं, भारत के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। इतिहास हमको बताता है कि हिंदू चूंकि यूनाइट नहीं रहा, इसीलिए आक्रमणकारियों को भारत में स्पेस मिलता रहा, इसीलिए ना। तो फिर वो एक है तो सेफ है वाला तो बिल्कुल उलट दिया यहाँ यूजीसी में। ये भी, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा भी इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा। फिर यूजीसी में सबका साथ नहीं था, सबका विश्वास नहीं था और सबका विकास भी नहीं था। अगर हम इस नारे को मंत्र बनाना चाहते हैं, तब तो फिर हमको हर व्यवस्था इसी नारे को सामने रखकर करनी होगी, जिस पर सबका विश्वास हो, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो। और यूजीसी की ओर फिर बात मुड़ गई। एक अंत में एक बात जरूर मैं कहूंगा कि हम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, मैं दिल्ली यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ा, वहां उस तो जेएनयू का ही है। हाँ, उस वक्त वो भारत सरकार का या कहिए भारत का जर्नलिज्म का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट था उस वक्त। देश में एक ही था, अब तो कई खुल गए कई दिशाओं में। भारत सरकार उसको चलाती थी, 13 देशों के और भी छात्र थे। हम लोग वहां आए, रात भर विवाद संवाद होता था, विवाद होता था, तर्क वितर्क होते थे, कभी इतिहास पर, कभी किसी पर, कभी दर्शन पर, कभी धर्म पर। कटुता नहीं आई। विश्वविद्यालय विमर्श का स्थान है भाई। वहां डरा से हम आदमी जा रहा बोलना, संजय जी से नमस्ते न करना, ये हो सकता कमेटी में जाके रिपोर्ट कर दे कि इन्होंने जो नमस्ते की उसके पीछे अदृश्य भेदभाव है। भेदभाव से ही जान शासन में थी, वहां उनने जोड़ दिया अदृश्य भेदभाव भी। अभी आदर्श भेदभाव क्या होता है? ये क्या तमाशा भाई? आज बोले अग्निहोत्री जी ऐसा घूर रहे थे, वो उनके मन में भेदभाव था। गजब बात है, कैसा कैसा कानून बना दे रहे हो। इसलिए वहां पर मुझे निराशा हुई धर्माचार्यों से। समाज के बड़े मुद्दों पर अगर धर्माचार्य लीड नहीं करेंगे संजय जी,
तो ये हिंदू धर्म का दुर्भाग्य है। आप केवल सत्यनारायण की कथा और भागवत कथा के लिए नहीं है, आप बिल्कुल इस सही। देश को समझिए। यहां गुरु रामदास ने समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी पैदा कर दिया। बिल्कुल, आचार्य विद्यारण्य ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित कर दिया। देख लीजिए, तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और आपकी प्रायोरिटी प्राथमिकता क्या है इस दौर में, बोले पालकी कहां तक जाएगी ये बताओ भैया। अरे उतर महाराज चरण कमल रखो धरती पर, और प्रयाग की रज, आहा। और एक आखिरी बात कहता हूं, और असली संत मैं हूं, वो सामने वाला तो असली संत ही नहीं है। हाँ, मतलब और क्या वो जो विकलांग हाँ, है वो तो संन्यास ले ही नहीं सकता। देखिए कैसी बात है। मैंने एक इस पर कुछ कहा था कि भाई मैं 50 उदाहरण बता सकता हूं। एक दूसरी बात, प्रयाग में लाखों लोग खड़े रहते हैं कि जब सिद्ध संत महंत बड़ी विभूतियां नहाने के लिए जाएंगी अपने आश्रम से निकलकर संगम पर, त्रिवेणी पर, तो उनके पांव जो उस पर रज पर पड़ेंगे, वो बालू पवित्र हो जाएगी, तो लोग उसको पुड़िया में बांधकर घर ले जाते हैं और माथे पर लगाते हैं। ठीक, तो महाराज कम चरण कमल जमीन पे रखोगे तब ना रज पवित्र बनेगी, अब पालकी में कैसे बनेगी? इतना तो देखो। और बड़े मन की बात करिए, कौन कैसे नहाएगा ये विषय नहीं। निश्चलानंद जी महाराज ने एक उदाहरण रखा है कि भारत में संत कैसे होने चाहिए, जगत गुरु कैसे होने चाहिए। जहां तक प्रशासन ने अनुमन्य किया वहां तक कार से गए, उसके बाद शिष्य ने उनको व्हील चेयर पर बैठाला और शिष्य उनको ले आए त्रिवेणी, पकड़ के स्नान करा दिया, वापस चले गए। ना झाऊ झाऊ, ना झिक झिक, ना कोई आडंबर, ना कोई समस्या। उनसे पूछा गया व्यवस्था कैसी है महाराज, बोले सब अच्छा है, नमो नारायण। संत को ऐसा ही होना चाहिए। ये शादी में फूफा की तरह की नाराजगी संतों को शोभा थोड़े ना देती, ये फूफाओं को शोभा देती है, और वो भी शादी में। धार्मिक अनुष्ठान में तो भक्त और भगवान का संगम है, उसमें काहे को हमारा व्यक्तिगत हम आगे आए। और ये बात सब सारे पक्षों के लिए ठीक है। मतलब शासन को भी चाहिए कि देखे कि बिना टकराव के रास्ता निकले, और संतों को भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जगत गुरु हैं तो आप सबके जगत गुरु हैं, आप सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े आसन पर हैं, और अगर सबसे बड़े आसन पर हैं तो सबसे ज्यादा अपेक्षा भी आपसे ही होगी, समाज की, देश की, सत्ता की, व्यवस्था की। जी, तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जी, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद, जय हिंद।